है ना। यस मैम। तब तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास 3 महीने हैं भाई, एग्जाम डेट भी आ गई है। तब तो तुम लोगों को खुद ही अटेंटिव हो जाना चाहिए टेस्ट के लिए, है ना, कि अपने टीचर्स को बोलना ही ना पड़े, टेस्ट असाइनमेंट डाउट। अब तो तुम लोगों को ऐसा हो जाना चाहिए, मैम हमें ये नहीं आ रहा आप ये बताओ, सर ये नहीं आ रहा ये बताओ, खुद से। जो सीरियस बच्चे हैं, सीरियस तो तुम सारे ही हो ना। ठीक है, और बच्चों को ज्वाइन जाने देते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। और अब तो दिवाली का माहौल चल रहा होगा। यस मैम। स्कूल में दिवाली सेलिब्रेट होगी? नो मैम। कब होगी, कल? मैम नहीं होगी। क्यों? हम अभी तक तो कुछ बोला नहीं, तो शायद नहीं होगी। हाँ, होनी होगी तो कल ही हो जाएगी। और बाकी के बच्चे? मैम मेरे में आ जाएंगे, कल से तो छुट्टी है। अच्छा, कल से छुट्टी है। यस मैम। तो अब तो तुम्हें बहुत लंबा टाइम मिल गया छुट्टी के लिए, 31 30 की, 31 की, 1 2, मतलब 4 5 दिन मिल गए तुम्हें। यस मैम, मंडे को स्कूल खुल रहा है। हाँ, तो 4 5 दिन मिल गए भाई तुम लोगों को अपने। वेडनेसडे से संडे तक की छुट्टी है, 5 7 दिन। मैम हमें तो कल भी जाना है और 1 तारीख को भी जाना है। क्यों एक को क्यों? अच्छा, बस एक 31 की छुट्टी करी है। यस मैम, 31 की और फिर 2 और 3 की। अच्छा। बस 3 दिन की छुट्टी है मैम, उनमें से भी एक दिन संडे की छुट्टी है। अरे बाप रे। 1 तारीख को फिर गोवर्धन पूजा होती है, उसमें उसमें तो कोई स्कूल नहीं जाता। मैम मतलब स्कूल की तरफ से छुट्टी नहीं है, वो करेंगे, लेकिन स्कूल तो जाना है वैसे। अच्छा। यस मैम, दिल्ली में नहीं है। दिल्ली में तो बुरा हाल है भाई। यूके और यूपी के बच्चे बढ़िया हैं। देखो सेजल की भी छुट्टी है। सुरेंद्र तो कह रहा है मैम मैं तो स्कूल के उससे चलता ही नहीं, मैं तो जब मन करता है जब छुट्टी ले लेता हूँ। क्या हुआ? है ना, हो गया भाई सब तो। बता रहे हैं। ठीक है भाई, जोक अपार्ट, अभी 5 6 दिन की छुट्टियां हैं। रात को अपनी दिवाली एंजॉय करो, सुबह तो फ्री रहते हो, है ना, सुबह अपना पढ़ लो। मैम आप दिवाली वाले दिन क्लास ले लेना, घर वाले नहीं तो उठा के ले जाएंगे मेरे को। दिवाली वाले दिन नहीं, दिवाली वाले दिन तुम अभी सेल्फ स्टडी का टाइम है। मुझे है ना, अभी हम लोग तो सिलेबस करा दिए हम लोगों ने, तो तुम्हारा ये फिजिक्स का कंप्लीट है तुम्हारा सिलेबस, एटम्स तक। अब अपने सेल्फ स्टडी करो तुम लोग, फिर यस वापस मैम। आओ। जब मंडे से क्लासेस हो जब भी, तो अपने एकदम जोश से आना, एकदम बढ़िया कि हाँ मैम ये डाउट है, सब अपने डाउट्स लेके आना। बैकलॉग है जो भी असाइनमेंट वगैरह सब, वो अपने कंप्लीट कर लेना। हाँ, छुट्टी है तुम्हारी, पता चल जाएगी तुम्हें। 31 से है ना, 31 की छुट्टी है, और 1 और 2 तारीख बस, 3 दिन की छुट्टी है बस। हाँ मिलेंगी भाई, 3 दिन तो मिलेंगी। टीचर्स को छुट्टियां मिलेंगी तो तुम्हें भी मिलेंगी। 3 दिन की तो मिलेगी। ठीक है। ये जो लेट बच्चे आ रहे हैं, ये देखो, ये ज्ञान की बातें नहीं सुन पाते हैं ना, ये बस पढ़ाई करने आते हैं। ये कहते हैं पढ़ना। अभी चलो, अगर तुमने ये नहीं बताया लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, तो फिर घर वाले बाद में पेड़ पे चढ़ाएंगे। पहले यहाँ बताओ अभी क्या पढ़ाया था सुरेंद्र।
सुरेंद्र क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में? हम क्या हुआ? मैं कह रही हूँ लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था? रुक जाओ हर्ष, फिलॉसफी तो नहीं पढ़ाई थी लास्ट क्लास में? हाँ मैंने रिवाइज चलो नहीं बता। किया। वेरी गुड, एज यूजुअल। कौन बताएगा लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था अपना सिलेबस? रदरफोर्ड का मॉडल बताओ कुछ और उसकी लिमिटेशंस बता दो फटाफट। रदरफोर्ड एंड उसकी लिमिटेशंस क्या थी? हम रदरफोर्ड वाला तो वो था ना जिसमें हमने अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करवाए थे। हाँ वेरी गुड। स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ वो स्टेबिलिटी नहीं बता पाया था, वेरी गुड। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बता पाया था कि ऐसा स्पेक्ट्रा क्यों मिलता है, यही इसकी लिमिटेशंस थी। और इनको सुधारने के लिए आए थे बोहर ना। बोहर यस बोहर मैम। मॉडल के 3 पॉस्टुलेट्स थे, कुछ 3 पॉस्टुलेट्स हमने डिस्कस करे थे। देखो सबसे बड़ा काम बोहर मॉडल ने क्या किया था, वो हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा बताना, वो अभी आगे आगे बढ़ेंगे ना। ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट इनका ये काम था जो इन्होंने ये स्टडी बताई कि ऐसा जो स्पेक्ट्रा मिलता है ऐसा क्यों मिलता है, वो इन्होंने प्रूव किया और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, बोहर को। तो ये एक बहुत बड़ी स्टडी है जो कि बोहर ने प्रूव करी थी कि क्यों होता है ये। और यही हमें पढ़ना है, हाइड्रोजन एटम पढ़ना है। तो बोहर मॉडल के 3 पॉस्टुलेट्स है जो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। पॉस्टुलेट क्या थे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में रिवॉल्व करेगा और ये जो ऑर्बिट्स हैं ये स्टेबल ऑर्बिट्स हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी को इमिट नहीं करेगा, जो कि रदरफोर्ड ने इसका जवाब नहीं दिया था। वो कहते थे कि ईएम वेव है, सॉरी कोई भी चार्ज पार्टिकल है अगर वो एक्सीलरेट कर रहा है तो दैट मीन्स एनर्जी तो रेडिएट होनी चाहिए। तो इन्होंने बोल दिया कि नहीं, एनर्जी रेडिएट होएगी ही नहीं, क्योंकि ये ऑर्बिट जो है ये स्टेबल ऑर्बिट है, ये स्टेशनरी ऑर्बिट्स है। तो पहला पॉस्टुलेट इन्होंने ये दिया। उन्होंने फिर क्या बोला दूसरा, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही ऑर्बिट्स में घूमेगा, और जिन ऑर्बिट्स में वो घूमेगा मतलब वो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्टेट है, मतलब ये ऑर्बिट की एक पर्टिकुलर एनर्जी है। और इसी इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पाए जाएंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स की हमारे पास क्या एनर्जी होगी, जो इस ऑर्बिट की एनर्जी है। अगर इस ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो मतलब इस ऑर्बिट की कुछ पर्टिकुलर एनर्जी है जो कि ये इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ही हमारे पास ऑर्बिट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जरूरी नहीं है। अब देखो जैसे ये एक ऑर्बिट होगी 1, ये एक ऑर्बिट है 2। अब ये नहीं है कि यहाँ पर बीच में तुम एक ऑर्बिट बना दो और तुम कह दो कि यहाँ पर कहीं ऑर्बिट मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। तो यही इसको ही बोलते हैं कि कुछ ही ऐसी ऑर्बिट्स है जहां पर मिलेगा। अगर मान लो यहाँ बीच में कोई ऑर्बिट बना दे, मैंने बोला ये n=1 है, यहाँ n=2 है, तो n=1.5 कुछ नहीं है ना। n=1.5 कुछ नहीं है, मतलब n की वैल्यू अगर हम डेसिमल्स में ले लें दैट मीन्स एनर्जी की वैल्यू कुछ और आ जाएगी, बट वो स्टेट एग्जिस्ट नहीं करती। ये इन्होंने बोला, बहुत साहब ने बोला कि ऐसी एनर्जी स्टेट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। तो देयर आर सम ऑर्बिट्स वैल्यू जहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एग्जिस्ट करेगी और वो उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमेगा। तो इन्होंने ऐसे बताया, आगे प्रूफ भी किया है इन्होंने, प्रूफ भी देखेंगे। पॉस्टुलेट दूसरा क्या बताया कि वो ऑर्बिट कौन सी होंगी भाई जिनमें वो घूम रहा है, उन ऑर्बिट के लिए कंडीशन क्या है। तो उन ऑर्बिट्स के लिए कंडीशन ये थी कि ये ऑर्बिट्स जो होंगे उनका एंगुलर मोमेंटम इसके बराबर होना चाहिए, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। h हमारा प्लैंक कांस्टेंट है। अब एंगुलर मोमेंटम को हम mvr से भी लिखते हैं, तो ये हमारी पहली स्टेटमेंट आ गई। h का प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू जूल सेकंड में हमारे पास ये वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉस्टुलेट क्या है, इसी से मिलता जुलता है। क्या बोल रहे हैं ये देखो, ट्रांजिशन की बात करेंगे। मान लो आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि इनिशियली किसी पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में, मान लो हमारे पास ये 2
एनर्जी स्टेट है, ये 2 ऑर्बिट है। इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है, इस ऑर्बिट में इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है मैं मानती हूँ n इनिशियल। अब इस इलेक्ट्रॉन को ना देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन ना यहाँ बीच में कहीं नहीं लाई करेगा, ये इलेक्ट्रॉन कूद के जंप करके इसी वाले ऑर्बिट में आएगा, जो ये मैंने लाइन ड्रॉ करी है इसी पे ही आएगा। सपोज करो ये यहाँ बीच में नहीं आ सकता, तो इसको यहाँ आने के लिए, मतलब ये तो हाई एनर्जी है, ये लो एनर्जी स्टेट्स मैंने बना दी। अगर इसको अब लो एनर्जी स्टेट में आना है तो इसको कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, क्या कि ये इस सेकंड वाले घर में यानी इस वाले में, मान लो ये n इक्वल्स टू, मैं 1 बोल रही हूँ, ये n इक्वल्स टू 2 है, ये n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 2 सपोज करो। अब इसको 4 से 3 में आना है, यानी अब इस 4 में इसके पास ज्यादा एनर्जी है, सबसे लोएस्ट एनर्जी इसके पास 1 में, फिर 2 में और ज्यादा एनर्जी, 3 में और ज्यादा एनर्जी और 4 में और ज्यादा एनर्जी, ये एनर्जी स्टेट है। जब इलेक्ट्रॉन 4th एनर्जी स्टेट में है मतलब उसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब अगर उसे नीचे वाली एनर्जी स्टेट में आना है, मतलब लोअर एनर्जी स्टेट्स में अगर आना है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को, भाई वो एनर्जी उसको लूज करनी पड़ेगी, वो एनर्जी उसको लूज करनी है। तो ये कहते हैं जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में, तो वो क्या करेगा, एक फोटोन इमिट करेगा, फोटोन इमिट करेगा, और उस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, इन दोनों किसके बराबर, इन दोनों एनर्जी स्टेट्स के बराबर। तो इनिशियल माइनस फाइनल इक्वल्स टू h न्यू। तो इतने अमाउंट का एक फोटोन रिलीज कर दिया, ठीक है, ये अमाउंट का फोटोन रिलीज हो गया, तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट से थोड़ा नॉर्मल स्टेट में आ गया। ऐसे ही 3 से 2 आएगा और फिर 2 से 1, हो सकता है 3 से 1 भी आ जाए, ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से वो अपनी एनर्जी को इमिट करता आएगा। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें बोहर मॉडल के 3 पॉस्टुलेट्स पढ़ के क्या लग रहा है कि इन्होंने यहाँ पर लाइट का या एनर्जी का कौन सा नेचर यूज किया है, वेव नेचर या फिर कौन सा, पार्टिकल नेचर, कौन सा एनर्जी का? या लाइट का? पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर। देखो इलेक्ट्रॉन को हमने हायर एक्साइटेड स्टेट्स में पहुंचाया, अब एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कब जाएगा, जैसे ही तुम उसे एनर्जी दोगे। एनर्जी देने के तरीके थर्मल, थर्मल एनर्जी दी, सपोज करो थर्मल एनर्जी देते ही इलेक्ट्रॉन तुम्हारा हायर स्टेट में चला गया। अब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में चला गया, अब वो जैसी लोअर स्टेट में आएगा तो एक फोटोन इमिट करेगा, यानी उस वो एनर्जी जो बनी हुई है वो किससे बनी हुई है, फोटोन से बनी हुई है। तो यहाँ पर बोहर ने जब जो भी स्टडी करी है वो पार्टिकल नेचर की तरह माना है, तो इन्होंने पार्टिकल नेचर लेके तुमने सारी स्टडी प्रूव कराई है, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो एनर्जी को इमिट करेगा, तो ये 3 पॉस्टुलेट्स उन्होंने दे दिए, ठीक है भाई, हमने ये 3 पॉस्टुलेट्स उनके पढ़ लिए। फटाफट इसका आंसर दे दो, आगे बढ़ते जल्दी जल्दी। मैम ऑप्शन ए। मैम फर्स्ट डी ऑप्शन। ए तो हो सकता है ना, एन की वैल्यू 2 रख दो, क्यों एन की वैल्यू 2 रख मैम दो, डी नहीं होगा। एन की वैल्यू अगर यहाँ पे ये कितना है 3, क्यों नहीं होगा भाई डी, एन की वैल्यू 3 रख दो, 3h/2 पाई। ये देखो ये 3/4 आ गया, ये एक इंटीजर नहीं है, ये डेसिमल वैल्यू है, 3/4 इज अ डेसिमल वैल्यू। अच्छा पर 3/2 देखो एक बार, ये h/2 पाई एक इंटीजर होना चाहिए, तो h/2 पाई ये भी एक इंटीजर है। यहाँ पर अगर h/2 पाई करो तो ये 3/2 आएगा, राइट। तो ये 3/2 एक इंटीजर नहीं, तो योर ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो हमेशा h/2 पाई का इंटीजर देखना। मैम एनर्जी इनिशियल इज ग्रेटर देन एनर्जी फाइनल, ये बता दीजिए। इनिशियल और फाइनल एनर्जी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जिस स्टेट में है वो तो इनिशियल हो गई, जिस स्टेट में जाएगा वो फाइनल हो गई। ऐसे देखो 2 तरीके हैं, मान लो ये मैम इनिशियल हमेशा ज्यादा होगा। नहीं, देखो 2 तरीके हैं, एक n इक्वल्स टू, मान लो ये n इक्वल्स टू 1 है, ये n इक्वल्स टू 2 है और ये n इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब 2 केस होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन क्या हो, हाइयर एनर्जी से लोअर में आएगा,
ठीक है। जब वो हायर से लोअर में आया तो मतलब n इक्वल्स टू 3 की यहाँ पर इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गई। यहाँ पर अब एनर्जी जो इमिट होगी वो किसके बराबर है, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, क्योंकि इनिशियल एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि नंबर n इक्वल्स टू 3 है ना, मतलब लेवल ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा। अब तीसरा क्या हो सकता है, देखो ये आगे आता स्पेक्ट्रा में, ये 1, ये 2, ये 3। अब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ले ली, गेन कर ली, 1 से 3 चला गया, तो अब इनिशियल कौन सी स्टेट हो गई 1 और फाइनल हो गई E3। तो अब क्या करोगे, अब इसने एनर्जी को गेन किया है, देखो अब इसने लोअर स्टेट से तुमने हायर स्टेट में भेजा, तो कैसे भेजा, लोअर से हायर में कोई चीज क्यों जाएगी, या तो उसके पास ज्यादा एनर्जी है तभी तो वो ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब अब उसने क्या किया है, गेन किया है, किसको, एनर्जी को। एनर्जी को गेन किया है। एनर्जी को। तो देखो अब इस वाले केस में तो तुम्हारा ई इनिशियल ग्रेटर द फाइनल के, अब बट ये जो सेकंड वाला केस है यहाँ पर देखो तुम्हारा ई फाइनल ज्यादा हो गया है इनिशियल, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर जा रहा है या लोअर से हायर, फाइनल और इनिशियल का, ठीक है। यस मैम। वो साइन नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव का मतलब समझना कि एनर्जी ले ली, पॉजिटिव का मतलब एनर्जी रिड्यूस कर दी। बट तुम्हें यहाँ पे ये ई फाइनल माइनस ई इनिशियल रखना है, मतलब जो ज्यादा वैल्यू है उसमें से ही माइनस करना, ठीक है। 5H/4 यहाँ 3H दिया हुआ है, ठीक है, ये गलती हो गई होगी इनसे, गलत है ये, छोड़ो। अब देखो जो जब से मैं तुम्हें वैल्यूज बता रही थी कि n है इक्वल्स टू 1 है 2 है 3 है, ये क्या है समझो, ये इनको बोलते हैं बच्चों क्वांटम। देखो हमारे पास ना क्वांटम नंबर्स होते हैं, जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि हमें ऑर्बिट, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको मुझे डिस्क्राइब करना है, तो मैं कैसे डिस्क्राइब करूंगी, तो मेरे पास ना कुछ क्वांटम नंबर है। ये क्वांटम नंबर तुमने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, 4 तरीके के होते हैं, है ना। एक प्रिंसिपल Yes, क्वांटम ma'am. नंबर, दूसरा एंगुलर जिसे एजिमुथल भी बोलते हो तुम, है ना, एक एंगुलर क्वांटम नंबर। तीसरा बताओ, एजीम्यूथल। वो एंगुलर और एजिमुथल एक ही हो गया। तीसरा प्रिंसिपल एंगुलर। तीसरा बताओ, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है जिसे हम एम से डिनोट करते हैं। फोर्थ हमारा होता है स्पिन वाला, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रॉन की कोई भी पोजीशन एक्यूरेट इन 4 चीजों से पता लगाई जा सकती है। अगर ये 4 क्वांटम नंबर तुम्हें एक्यूरेटली पता है तो आप बता दोगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, क्या पोजीशन है, किस स्टेट में, मतलब बोले जाए तो इलेक्ट्रॉन की स्टेट जो है इन 4 क्वांटम नंबर से पता चलती है। एन क्या बताता है इसमें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताएगा, बताओ, केमिस्ट्री में पढ़ा है। एन क्या बताएगा, व्हाट इज एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताएगा, हम ऑर्बिट। साइज ऑफ ऑर्बिट, ये ऑर्बिट का साइज बताएगा ना, केमिस्ट्री में पढ़ा। साइज ऑफ ऑर्बिट का क्या मतलब है, जितनी एन की वैल्यू ज्यादा, देखो जितनी एन की वैल्यू ज्यादा उतना तुम्हारा ऑर्बिट दूर बनेगा ना। देखो एन 1 है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास बना हुआ है, एन की वैल्यू 2 है तो इलेक्ट्रॉन से थोड़ा दूर हो गया, 3 है तो फिर इलेक्ट्रॉन से दूर हो गया, 4 होगा तो थोड़ा और दूर बनेगा। तो मतलब जितना बड़ा, जितना ज्यादा एन होगा उतना ऑर्बिट का साइज क्या होगा, उतना ऑर्बिट का साइज क्या होगा, ज्यादा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताएगा, साइज ऑफ ऑर्बिट, मतलब ऑर्बिट तुम्हारे न्यूक्लियस से कितनी दूर है। तो जितनी तुम्हारी ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर होगी उसमें, अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी क्या होगी, कम या ज्यादा, जितना ज्यादा एन की होगी। वैल्यू, हाँ। देखो अगर कोई चीज, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, अगर तुम्हारे पास फर्स्ट ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है तो सिंपल सी बात है कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी क्योंकि ये न्यूक्लियस के अभी इफेक्ट में है। अब ये इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पहुंचा दूं, अगर तुम एक बात बताओ, अगर तुम अपने घर रहते हो, अपने मम्मी पापा के साथ रहते हो, तो तुम बाउंड स्टेट में रहोगे ना, तुम्हारी एनर्जी कम होगी, शरारतें कम करोगे। जितना तुम दूर चले जाओगे अपनी Yes, फैमिली से,
तो तुम्हारी शरारतें ज्यादा हो जाएंगी। तो इलेक्ट्रॉन जितना दूर हो जाएगा ये उतना क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में रहेगा। ठीक है, तो एन की वैल्यू ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन इज इन द मोर एक्साइटेड स्टेट, यानी बहुत फ्री हो जाएगा, ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड है। थोड़ी सी और एनर्जी मिल गई तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन मतलब अपनी ऑर्बिट से बाहर भी चला जाएगा। हाँ, अपनी ऑर्बिट से बाहर भी चला जाता है। तो ये है तुम्हारा एन का मतलब, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखो अभी यहाँ से ना हमें अब ये ऑर्बिट का साइज निकालना है। अभी तो तुमने एन की वैल्यूज में पता है कि एन की वैल्यूज में मैम साइज बढ़ रहा है, बट मुझे अब एक्यूरेट वैल्यू चाहिए कि मुझे अगर एन की वैल्यू मालूम है तो मैं साइज बता दूं ऑर्बिट का साइज इतना है। तो उसके लिए देखो यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला गिवन है, बोहर के सेकंड पोस्टुलेट से वो फॉर्मूला निकल के आता है। ये यहाँ से जो टॉपिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटम्स में, बोहर पोस्टुलेट और बोहर मॉडल, बस यही है, तुम्हें बोहर ही पढ़ना है। ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे हम लोग आर की वैल्यू। हमारे पास NH/2 है जो कि इक्वल्स टू MVR है। पहली इक्वेशन यहाँ से आई, ठीक है। सेकंड इक्वेशन कहाँ से आएगी हमारे पास, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देखो mv²/r सेंट्रीपिटल इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स E²/4πε0r², मतलब यही होता है ना Q/r²। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को इक्वेट कर दिया है, इन दोनों को इक्वेट किया। ये इक्वेशन मानो सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन से तुम्हें आर की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी आर की वैल्यू, देखो जो ये वाली इक्वेशन है फर्स्ट वाली, इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो ये m² v² r² इक्वल्स टू n² h²/2π। इससे ये वैल्यू डिवाइड कर दो, कौन सी, mv²। अपनी कॉपी में करो, क्या डिवाइड करने से ये वैल्यू आती है जो किताब जो यहाँ पे लिखी हुई है, E²/4πε0r²n। इन दोनों फर्स्ट वाली इक्वेशन को मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दी, यहाँ लिख देती हूँ SBS, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, और डिवाइड कर दिया मैंने इक्वेशन सेकंड से। तो फर्स्ट डिवाइडेड सेकंड, ठीक है। चलो देखो आर की वैल्यू आ रही है, एक आर से ये वाला आर कट गया। अच्छा, अगर मैं इसको करूंगी तो ये भी मेरे पास कितना हो जाएगा, n² h²/4π²। देखो एक 4π से ये 4π कट गया तो यहाँ पे पाई बचा। तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो जरा कैलकुलेट करो, आ रही है ये वैल्यू, डिवाइड करो जल्दी। फर्स्ट मैम इसमें हमने डिवाइड करा है या सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है? फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके सेकंड वाली से डिवाइड कर दो। सेकंड ये है F इक्वल्स टू FC, इसको थर्ड मारो करो। तो दोनों को डिवाइड कर दिया है, उसके बाद तुम्हें कैसे भी करना है, मुझे उसमें से आर की वैल्यू फाइंड कर दो। तो ये आएगी आर की वैल्यू, किसी की आई, यस मैम आ गई। और किसी की, माधव आई, मैम लेकिन ना मैंने इसमें डिवाइड नहीं करा। यस फिर मैम ये जो ऊपर वाली टर्म है ना मैम, इसमें RN एक लेफ्ट हैंड साइड RN है और राइट हैंड साइड RN²। तो RN से एक काट दिया, फिर LHS में RN ले गई, फिर मैम बाकी सबको जब हम राइट हैंड साइड लाएंगे तो वही इक्वेशन आ रही है। चलो ठीक है ऐसे कर लो। हाँ यहाँ से इस वाली से ही निकाल लिया, सिर्फ और सिर्फ सेकंड से ही। यस मैम, अच्छा सिर्फ और सिर्फ सेकंड से ही निकाल लिया, यस मैम। खाली सेकंड से भी आ गया, ऐसे एम भाई ये तो आ जाएगा ऐसे ही। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास किसकी वैल्यू आ गई, RN की। अब इस RN की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो यहाँ से किसकी, देखो ये R की वैल्यू आ गई, अब इस R की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, V की, यानी वेलोसिटी की वैल्यू भी मिल जाएगी किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में।
और पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए रेडियस की भी वैल्यू मिल गई कि कितना रेडियस है। अब एक बार जरा ध्यान से देखो दोनों टर्म्स को, वेलोसिटी और रेडियस को किस पे डिपेंड कर रहे हैं दोनों। कांस्टेंट है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है। सेकंड इक्वेशन Vn किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ ई स्क्वायर और एन पे, है ना। तो Rn की वैल्यू भी तुम्हारी किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे Z भी तो लिख लो, ये यहाँ पे ना इसको एक काम करो, न्यूक्लियस को ना ZE कर लो, यहाँ पे न्यूक्लियस को Z माना गया है, इसे इसको Z मानो, मैं यहाँ पे Z ऐड कर दूँ। Z कर दिया। अब देखो R की वैल्यू डिपेंड कर रही है Z पे, यानी कितना तुम्हारा नंबर है, और तुम्हारे पास डिपेंड कर रही है वेलोसिटी पे, ठीक है। और वेलोसिटी तुमने यहाँ से निकाल ली, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई है वो डिपेंड करेगी तुम्हारे n के नंबर पे, कि तुम्हारा n की वैल्यू यानी इंटीजर की वैल्यू कितनी है। तो ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दो फॉर्मूले को नोट कर लो या डिराइव करने आने चाहिए, ठीक है। यस। अब देखो क्या किया है, एक बार R की वैल्यू देखो, R की वैल्यू V पे डिपेंडेंट है ना। अगर R की वैल्यू V पे डिपेंडेंट है तो मैं अभी R को बिना V के फाइंड नहीं कर सकती, तो इसका कोई यूज नहीं है। अब R की वैल्यू में जो V की वैल्यू निकाली है ना, ये पुट करो, देखो NH इक्वल्स टू 2 पाई इक्वल्स टू MVR, यही है हमारे पास इक्वेशन। L इक्वल्स टू MVR इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। अब यहाँ पर क्या करना है तुम्हें, इस V में V की जो वैल्यू निकाली है वो पुट कर दो, ये V की वैल्यू निकाली, ये यहाँ पर पुट कर, ये V की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, यहाँ पे R की वैल्यू तुम्हें विदाउट V के मिल जाएगी। तो ये वाली जो वैल्यू है R की, ये विदाउट V है। तो V की वैल्यू तुम्हें ये वाली याद करनी है और R की वैल्यू ये याद करनी है, दोनों एक इक्वेशन में बस वैल्यू पुट करती जानी है। R की वैल्यू देखो किस किस पे डिपेंडेंट है, N की वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ R की वैल्यू डिपेंड कर रही है N नंबर पे, कितना इंटीजर है हमारा। सिमिलरली वेलोसिटी की वैल्यू भी N पे डिपेंड कर रही है इनवर्सली। क्वेश्चन आएगा कि रेडियस जो है, रेडियाई जो है वो N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, N स्क्वायर के, N के 1 अपॉन N स्क्वायर के, किसके, तो देखो Rn किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, N स्क्वायर के, ठीक है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो N स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, n के टर्म्स में, n स्क्वायर 1 बाय n स्क्वायर डायरेक्टली n, तो देखो यहाँ पर किसके है 1 बाय n के। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो फॉर्मूले स्टार मार्क कर लो, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालते हैं, r n की वैल्यू 1 रखी, n की वैल्यू 1 रखते हैं, n की वैल्यू 1 रखी, तो देखो h स्क्वायर भी तुम्हारे पास वैल्यू है, प्लैंक कांस्टेंट की, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, बिल्कुल है, पाई की वैल्यू है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये सारा टर्म क्या है मुझे एक बात बताओ, अगर मैं n स्क्वायर को रख के इस सारे टर्म को एक कांस्टेंट मान लूं C, भाई ये तो सारी वैल्यू है ना, ये देखो एक n स्क्वायर वैल्यू है, वेरिएबल है, बाकी ये तो कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट की वैल्यू किसके बराबर होगी, देखो इस कांस्टेंट की वैल्यू बराबर होगी, अरे इसमें वैल्यू नहीं लिखी, ए नॉट, ये रहा, हाँ, इस कांस्टेंट की वैल्यू बराबर है तुम्हारे 5.29 इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर्स, और इसी को क्या बोलते हैं, बॉहर रेडियस। कांस्टेंट की वैल्यू लिख लो, ये ए नॉट है ना, ये यहाँ पे कांस्टेंट उन्होंने ए नॉट माना है, ये कांस्टेंट मान लो ए नॉट, ठीक है। इस ए नॉट का जो वैल्यू निकाला है, सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके पुट करके ये वैल्यू आई है तुम्हारी, ये 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर, और इसी को क्या बोला गया है, बॉहर रेडियस। ध्यान दो, इसी को बॉहर रेडियस बोला गया है। बॉहर रेडियस क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, क्योंकि तुमने देखा होगा Z की वैल्यू भी 1 है। सपोज करो मैंने यहाँ पे तुम्हें जो ZE बताया है, यहाँ पर Rn की वैल्यू ZE स्क्वायर रखती हूँ, Z रखती हूँ, तो Z की भी तो एक वैल्यू होगी, है ना। मैं यहाँ पे Z रखती हूँ, यहाँ पे Zn स्क्वायर, तो ये Z की वैल्यू भी 1 है। तो यानी हाइड्रोजन के लिए रेडियस 1, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन का जो तुम्हें वैल्यू देगा वही किसकी वैल्यू है, तुम्हारी बॉहर रेडियस।
जिसे ए नॉट से डिनोट करा जाता है। तो किस टर्म्स में है, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बॉहर रेडियस क्या है, तो बॉहर रेडियस है हाइड्रोजन का एटम फर्स्ट एनर्जी स्टेट। ठीक है, एक बार यहाँ तक देख लो, डेरिवेशन अपनी कॉपी में देख लो, लिख लो, और मुझे एक बार बताओ फिर कहाँ पर प्रॉब्लम है, फिर डिस्कस करती हूँ। ठीक है, अगर z के टर्म्स में बोलते हो कि मैम एक बार r को z के टर्म्स में लिखवा दो, तो r को देखो यहाँ पे z के टर्म्स में लिख लो। हो सकता है कि कुछ और दे दें, लिखो r इक्वल्स टू ए नॉट की वैल्यू लिख देती हूँ मैं यहाँ पे 0.529 इंटू n स्क्वायर, जो मैम आपकी वॉइस और स्क्रीन शो नहीं हो रही है। Yes, ma'am. z इन मैम आपकी वॉइस आपकी चली गई वॉइस थी। नहीं आ रही है। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। की टर्म्स में बताओ क्या होगा, डायरेक्टली आएगा कि इनवर्सली आएगा। मैम आपकी वॉइस ही चली गई थी। मैं बोल रही हूँ कि आपने r की वैल्यू तो लिख दी z और n की टर्म्स में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर और अपॉन z। ठीक है, और a नॉट को मैंने यहाँ पे कांस्टेंट पुट कर दिया। अब मेरे को v की वैल्यू, जो v निकाला है आपने यहाँ पर, ये 1/n e स्क्वायर अपॉन 2, इसको z की टर्म्स में बताओ कितना आएगा, z कहाँ लगेगा। ये आर एन की वैल्यू z में लिखी तो है मैंने, यहाँ पे v, यहाँ से v निकालो, v की वैल्यू भी लिख लो यहाँ से। vn किसके बराबर है, कांस्टेंट 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू z अपॉन n मीटर पर सेकंड। तो अब तुम्हें किसी भी n नंबर के लिए वेलोसिटी पूछे तो तुम्हें ये फॉर्मूला लगाना है। z की वैल्यू क्या है, एटॉमिक, z क्या है बच्चों, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। हाँ, एटॉमिक नंबर, और n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर तुमसे पूछते हैं, जैसे सपोज करो z और n की वैल्यू का मतलब क्या है, मैं तुमसे कहती हूँ कि मुझे हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बताओ, तो क्या पुट करोगे z और n की वैल्यू, सेकंड ऑर्बिट। 1 2 मैम z की जगह 1, n की जगह 2। वेरी गुड, z की जगह 1, n की जगह 2। अगर मैं तुमसे पूछती हूँ मुझे लिथियम के लिए सेकंड ऑर्बिट की वैल्यू बताओ, तो क्या लिखोगे। मैम z की जगह 3, n की जगह 2। वेरी, तो तुम्हें ये z और n, अब तुम ये कांस्टेंट वैल्यू जो है ना, ये e स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट, इसे याद करने की जरूरत नहीं है, तो ये तुम कांस्टेंट वैल्यू याद रख सकते हो। ठीक है, तो bn की वैल्यू भी बता दी कांस्टेंट, और तुमको इसकी वैल्यू भी, r की वैल्यू, तो याद रखना बहुत। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का भी z और n का, bn 1/n है और ये 1/n स्क्वायर है। तो एक बार चेक करो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, या फिर मैं आगे बढ़ूं।
पढ़ू आगे? ठीक Yes, है। ma'am. अब देखो तुमने क्या क्या कर लिया, तुमने अभी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड कर ली कि किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, फाइंड कर ली। पर्टिकुलर किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का रेडियस कितना होगा वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, ये हम कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। देखो तुम्हें बस ये फॉर्मूला याद रखना है इलेक्ट्रॉन एनर्जी का फॉर्म, ये कांस्टेंट टर्म्स में बताया हुआ है। क्या है फॉर्मूला मैं बता भी देती हूँ कैसे आया है। देखो काइनेटिक एनर्जी को अगर लिखोगे ध्यान से देखो, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब वेलोसिटी की वैल्यू तुमने निकाल ली है, पीछे कितनी निकाली थी वेलोसिटी की वैल्यू, पुट करो इसमें काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी की वैल्यू रखो, ये रही वेलोसिटी, ये रही 1/n ई स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट, रखो कितना बनेगा, हाफ एम वी स्क्वायर। कितना बनेगा काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी की वैल्यू रख दोगे तो z भी रख देना वहां पे। ये देखो यही आ रही है क्या, ये मेरी काइनेटिक एनर्जी आई 1/8 एम जेड स्क्वायर ई 4 अपॉन पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर। बोलो v की वैल्यू रखने के बाद ये वैल्यू आ रही है हाफ एम वी स्क्वायर में। v की वैल्यू मैं लिख देती हूँ, नहीं याद है तो। v की वैल्यू थी हमारे पास जेड ई स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट एन। देखो 2h एप्सिलॉन नॉट एन का स्क्वायर हो जाएगा, कितनी आ रही है काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम, अच्छा ये h हो जाएगा हाफ एच स्क्वायर, सॉरी दिस इज h। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई। पोटेंशियल एनर्जी देखो, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज दूसरा न्यूक्लियस का चार्ज जेड ई अपॉन आर। आर की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं, ये आर की वैल्यू यहाँ पे रखो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना आ रहा है मुझे बताओ, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, आर की वैल्यू रखो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो कितनी आ रही है। सॉरी पुट करो, आर की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, तो ये कुछ बनेगा तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के 2 टाइम्स आ रही होगी, 2/8 एम जेड स्क्वायर ई 4 अपॉन एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। बोलो पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स आ रही है काइनेटिक एनर्जी के, यस मैम। है ना। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब हमें टोटल एनर्जी निकालनी है, मतलब मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करो, ये इक्वेशन 1 और 2, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो जरा, करो अपनी कॉपी में। माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। हाँ वेरी गुड, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ गया, वेरी वेल डन। तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8, ये जो वैल्यू है ये टोटल एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी देखो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है बट नेगेटिव में,
तो अगर रिलेशन पूछे तो टोटल एनर्जी किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और टोटल एनर्जी किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ पोटेंशियल। आई थिंक यही है, नहीं देखो, हाँ ठीक है। हम ट्वाइस ऑफ पोटेंशियल के इक्वल कैसे हुआ ये? एक सेकंड देखो, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 2 टाइम्स है ना, तो ये काइनेटिक एनर्जी के ये मैम हो गया हमारी P/2 टोटल होगा। एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारी बराबर हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, ये तो ठीक है। यस मैम। टोटल एनर्जी हमारी काइनेटिक एनर्जी के बराबर, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, दोनों को ऐड कर दिया तो ये टर्म्स आ गई। अब ये टोटल एनर्जी को जरा ध्यान से देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट है, H का वैल्यू कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, 8 इज अ कांस्टेंट। इन सबकी वैल्यूज पुट करो, सिर्फ और सिर्फ n स्क्वायर पे डिपेंडेंट है, तो एनर्जी की वैल्यूज कितनी आई, -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तुम्हें क्या देगा, किसी भी पर्टिकुलर क्वांटम नंबर में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कितनी एनर्जी है। तो नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन बाउंड स्टेट, टोटल एनर्जी का नेगेटिव साइन। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो यानी कितनी एनर्जी हो गई, 13.6। n की वैल्यू 2 है तो कितनी है, फाइंड करो। n की वैल्यू 1, तो मेरे पास एनर्जी आई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E1 जिसे बोलते हैं। E2 में बताओ कितनी एनर्जी होगी, यानी n की वैल्यू अब 2 हो गई, 13.6 नेगेटिव साइन नहीं बोलने का, अपॉन 4। तो ये सपोज करो कितना आएगा, मुझे बताओ जरा। 3.4। 3.4, वेरी गुड। 3 नेगेटिव का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 बताओ। मैम ये तो हाइड्रोजन की कैलकुलेट हो रही है ना? हाँ, हाइड्रोजन की ये कैलकुलेट हो रही है इलेक्ट्रॉन ना की, एनर्जी? हाइड्रोजन, यस, ये हाइड्रोजन की मैम है। हाइड्रोजन यहाँ पर एटम में Z की वैल्यू, हाइड्रोजन, ये Z की वैल्यू यहाँ पे बन ली हुई है ना। यहाँ पे तुम Z की वैल्यू के साथ भी रख सकते हो। देखो मैंने तुम्हें काइनेटिक और पोटेंशियल Z के टर्म्स में नोट कराई है, दोनों Z की टर्म्स में है। टोटल एनर्जी को भी Z के टर्म्स में लिख लो, यहाँ पे Z स्क्वायर कर लो, ये लो, इजी रहेगा। ये हो गया यहाँ पे Z, तो Z भाई याद रखना। हो सकता है कई बार कुछ क्वेश्चन बदल के दे दे, हाइड्रोजन की जगह लिथियम पूछ ले, तो तुम Z ना रख के वहां पर 1 की वैल्यू रख दो और आंसर हो जाए तुम्हारा गलत। तो इसलिए मैंने तीनों वैल्यूज तुम्हें Z के साथ रखवाई है, E भी, वेलोसिटी भी और रेडियस भी। मैम स्क्रीन विजिबल नहीं है। हाँ, औरों के साथ भी है क्या इशू? नो मैम, विजिबल है। ओके, अपनी अपनी नेटवर्क देखें। ओके, तो अभी इलेक्ट्रॉन, तुम्हें एनर्जी भी मिल गई Z की टर्म्स में। तो E3 की वैल्यू मुझे बताओ जरा कितनी आ रही है, -1.51 1.5 1 1.5 है, ठीक है, 1.5 है। तो एनर्जी देखो जरा, इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट स्टेट में है, तो अगर मैं हाइड्रोजन के लिए ले रही हूँ Z की वैल्यू 1 मान के, तो फर्स्ट स्टेट में 13.6 है, दूसरे में कितनी हो गई 3.4, फिर कितनी होगी 1.5। यानी एनर्जी क्या हो रही है, जितना n बढ़ रहा है एनर्जी कम होती जा रही है ना, एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो यही तो कहते हैं कि जितना दूर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी कम हो जाएगी। मतलब एक्साइटेड तो है अभी इलेक्ट्रॉन, पर वो नेगेटिव में है ना, ये भी देखो कि वो नेगेटिव में है, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास वो हाइयर एक्साइटेड स्टेट्स में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। एक चीज देखो, नेगेटिव में 13 बड़ा है कि नेगेटिव का 1.5 बड़ा है, विच टर्म्स इज ग्रेटर, विच कौन सी टर्म ज्यादा बड़ी है ना। हाँ, E3 बड़ा है ना, तो इसका मतलब ये डिक्रीज नहीं हो रही है एनर्जी, मतलब बढ़ रही है। तो जितना ज्यादा तुम्हारा E की वैल्यू N की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इज इंक्रीजिंग, बट वो नेगेटिव साइन में है, ये ध्यान रखना। तो Z की वैल्यू भी है, तो Z भी ध्यान रखना, दोनों चीजों में लिथियम भी आ सकता है, बेरियम भी पूछ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है।
तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब आगे देखो, ये वाला सवाल है, जरा करके दिखाओ। फॉर्मूला है बस, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं और कुछ नहीं। एक दो सवाल जरूर आएंगे और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड। तो रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द n इक्वल्स टू 3? तो अभी इनर मोस्ट का मतलब है ये कौन सी है, a नॉट, क्योंकि यहाँ पर हमने n इक्वल्स टू 1 और वो भी हाइड्रोजन का यूज किया है ना। तो अगर इसको किससे क्या कर दें रेडियस के लिए, अभी निकलवाई थी मैंने, क्या था, 1/n² a नॉट। z में क्या था, z ऊपर था कि नीचे था, n² भी ऊपर था शायद, a नॉट n²/z। z तो अभी भी 1 है, a नॉट की वैल्यू है n² की। तो इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तुम्हारी R3 आ गई। 5.3 इंटू 10⁻11 इंटू 9, ये क्या आ जाएगी आपकी R3। ठीक है ना। देखो डायरेक्टली n² पे वेरी कर रहा है, वही हमने किया है, n² पे वेरी करा दिया। अब बात करते हैं एनर्जी लेवल की। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एनर्जी लेवल्स। इसमें अगर n इक्वल्स टू 1 है तो इसे बोलेंगे हम लोग ग्राउंड स्टेट। ध्यान से देखना, अब जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ रहे हैं ना, तो इनके बीच का जो स्पेसिंग है ये कम होता जा रहा है, ये चीज ध्यान से देखो। E1 और E2 में जो तुम्हें ये गैप दिख रहा है ये बहुत ज्यादा है, E2 और ये E3 में ये गैप बहुत कम हो गया, 3 और 4 में कम हो गया, और आगे जाके तो ये ओवरलैप हो गई। ये क्या हो गई, ये जो गैप है ये ओवरलैप हो गए एनर्जी से। तो यानी यहाँ पर जो एटम, यहाँ पर जो तुम्हारा स्टेट है वो आयोनाइज्ड स्टेट हो जाएगी, यानी एटम जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज हो जाएगा, चला जाएगा। तो ये इनफाइनाइट स्टेट हो गई। इनफाइनाइट में कैसे, मान लो तुम्हारी एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही थी, 13.6/n²। n की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगी तो एनर्जी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो यही तुम्हारी मैक्सिमम एनर्जी। एनर्जी 0 मतलब अब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वो अनबाउंड स्टेट में है, वो चला गया बाहर। तो यानी n की वैल्यू जितनी बढ़ती चली जाएगी उनके बीच में स्पेसिंग कम हो गई और वो ओवरलैप होने लग जाएंगे। ये है हमारे एनर्जी लेवल्स, और ये हम फाइंड भी कर चुके हैं। ये आई थी -13.6, ये आई थी माइनस, क्या बताया था, ये आई थी -1.51, -3 कुछ आया था। इन्हीं को बोलते हैं एनर्जी लेवल्स। ये हमारे एनर्जी लेवल्स हैं। तो सबसे हाइड्रोजन की जो सबसे लोएस्ट एनर्जी है वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी को आयनाइजेशन एनर्जी भी बोलेंगे। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को हमें रिमूव करना है एक न्यूक्लियस से तो कितनी अमाउंट की एनर्जी चाहिए, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 की एनर्जी 3.4। अब यहाँ पर है, देखो अब हमें इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में भेजना है तो हमें कितनी अमाउंट की एनर्जी चाहिए। जैसे कि ध्यान से देखो, इनिशियली मेरा इलेक्ट्रॉन सेकंड वाले एनर्जी लेवल पे है, इसके पास सेकंड लेवल वाली एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है, मान लो मैं इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज रही हूँ, इन्होंने कहाँ भेजा है, 1 पे भेजा है। 2 से required to execute electron hydrogen setup to it energy required to excite an electron in hydrogen atom to its first excited state। ठीक है, अब ये ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट बता रहा है कि जो तुम्हारी बेसिक जो नंबर है जो उसको ग्राउंड स्टेट बोला जाएगा, उससे ऊपर वाली जो भी एनर्जीज हैं ये सब एक्साइटेड स्टेट है। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को अगर ज्यादा सी एनर्जी मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉन अपनी हायर एनर्जी में चला जाएगा, तो उन वाली स्टेट को बोला जाएगा एक्साइटेड स्टेट। पर उस एक्साइटेड स्टेट के लिए देखो इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी ही चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होगा कि मान लो मुझे E1 से E2 को पहचानने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, -3.6 से 3.4, यानी कितने अमाउंट की एनर्जी है, देखो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अगर इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके आया तो वो क्या कर जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अगर मान लो तुमने 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी, तब क्या होगा इलेक्ट्रॉन के साथ, तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन उन और कुछ ये एनर्जी स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये कहना चाह रहे हैं कि ये एनर्जी स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। तो इलेक्ट्रॉन को इस अमाउंट की एनर्जी को देने से ना तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ना उसके साथ कुछ होगा। तो तभी बोलते हैं स्लाइट ऑर्बिटल जो है उन्हीं में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। तो ये रीजन था, इन्होंने ये बताया है कि देखो अगर आपको E1 से E2 जाना है तो इतने अमाउंट की एनर्जी चाहिए। तो ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं, ये देखो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ये कैसे लेवल्स हैं, ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है, ध्यान से देखो। के बीच में कोई एनर्जी एग्जिस्ट नहीं कर रही, यहाँ पर कुछ नहीं है। 3.4 के बाद सीधा 1.5 है, इसके बीच कुछ नहीं है। तो ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं और ये डिस्क्रीट ऑर्बिट है जहां पर हमारा इलेक्ट्रॉन स्टेबल स्टेट में रहेगा। और ये पता है जब हम लोग स्पेक्ट्रम कराते हैं ना, तो वहां पे ये चीज शो भी होती है कि जो हाइड्रोजन का अगर स्पेक्ट्रा देखोगे तो उसमें कुछ एनर्जी लेवल्स दिखेंगे ही नहीं। अभी हम बात करेंगे, वहां वो एनर्जी लेवल्स दिखेंगे नहीं। क्यों नहीं दिखते, इसका रीजन कोई नहीं बता पाया। जो रदरफोर्ड थे वो नहीं बता पाए कि भाई ये वाली जो वेवलेंथ है ये क्यों गायब है। तो क्यों गायब है, वो इसलिए गायब है वो वेवलेंथ क्योंकि जो हमारा एनर्जी लेवल है वो डिस्क्रीट है। बीच में तो ये एनर्जी लाई नहीं कर रही, या तो 13 या -3.5 या 1.5। अब इलेक्ट्रॉन के पास 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी कहाँ जाएगा, नहीं पता कहाँ जाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो ये है तुम्हारी एक्साइट, यही रीजन है तुम्हारा डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा का, बिकॉज ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। तो कितनी अमाउंट की एनर्जी चाहिए वो आप एक दूसरे में से माइनस कर दोगे। भाई आपको फर्स्ट स्टेट से सेकंड में पहुंचाना है, तो यानी उन दोनों का डिफरेंस। सेकंड से फोर्थ में पहुंचाना है, यानी इन दोनों का डिफरेंस चाहिए होगा। तो यही है तुम्हारा E2 माइनस E1। मान लो मुझे E4 पे पहुंचाना है, तो मैं क्या करूंगी, E4 माइनस E1। ठीक है, तो E4 से E1 जिस एनर्जी स्टेट में पहुंचाना है उन दोनों का डिफरेंस ले लो, उतने अमाउंट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को गेन करा दो और इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा। ठीक है, अब देखो ये भी वही सेम चीज है। हाँ, E infinity equals to 0 electron volt. This is the energy of an atom when the electron is in unbound state. तो ये क्या है, अनबाउंड स्टेट में होगा जब इंफिनिटी चला जाएगा, तो लास्ट में जाके एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। हाँ देखो ये रहा, what will happen if we apply 9.6 वोल्ट और इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू ए हाइड्रोजन एटम। मतलब ये वो एनर्जी है जो फॉरबिडन है ना। यहाँ पे देखो -3.6 है और ये 3.4 है। अगर मान लो इसके बीच की एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास है, तो तुम बताओ क्या करेगा इलेक्ट्रॉन। कुछ नहीं करेगा। चला भी नहीं पाऊंगी, पीपीटी में शो करते हैं, पीपीटी में देखिए क्या करेगा इलेक्ट्रॉन। देखना है क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, पीपीटी में दिखाऊं, GIF है ये। अभी एक चीज और है, वो भी बहुत अच्छे से समझानी है, अभी रुकना, वेट कर। अच्छा, क्या रीजन हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन में ये एनर्जी लेवल एग्जिस्ट ही ना करे। ये अभी तक किसी ने नहीं बताया कि यही क्यों है, यही लेवल्स क्यों है ना। बट बोहर मॉडल जो है ये सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए परफेक्ट है, औरों के लिए नहीं है। तो ये चीज को ध्यान रखना।
हाँ, अब देखते हैं क्या बनाया है, जिप है क्या है। देखो क्या है, अभी इलेक्ट्रॉन के पास 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। अभी हमने इस एनर्जी को देखो 9.6 तक ले गए, कुछ नहीं हुआ अभी 9.6 पे, ठीक है। ये एनर्जी आई, फोटोन एब्जॉर्ब ही नहीं किया, ठीक है, और फोटोन नॉट ऑब्जर्व। अभी देखो अभी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आई, ये आया एनर्जी, ये आई फोटोन एब्जॉर्ब हो गया, और अब ये क्या चला गया, देखो इलेक्ट्रॉन की स्टेट एक्साइटेड हो गई। ध्यान से देखो, यहाँ से वो ऑब्जॉर्व भी नहीं करेगा उस इलेक्ट्रॉन को, जो फोटोन आएगा वो एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रॉन नहीं ऑब्जर्व करेगा। अरे देखो, ध्यान से देखो, ये आया फोटोन, ये देखो ये एनर्जी लेवल ये ऊपर चला गया। क्या आया, 11.5 का नहीं किया ऑब्जर्व, ठीक है। अभी तो ये है कि इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट कर देगा, वो सिर्फ उन्हीं एनर्जी लेवल, उन्हीं फोटोन्स को अट्रैक्ट करेगा, उन्हीं फोटोन से एक्साइट होगा या डी एक्साइट होगा जब वो उसी अमाउंट की एनर्जी उसको मिलेगी, वरना इलेक्ट्रॉन को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और ये फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ना चाहिए, ये किसी को नहीं पता भाई, ऐसा क्यों हो रहा है, नो वन नोज। यस, तो ये आपके पास एनर्जी लेवल्स है। अब देखो, अब बात आई, ध्यान से देखो, अब एक पर्टिकुलर अमाउंट का फोटोन वो इमिट करेगा, जितनी एनर्जी उसको चाहिए उतनी एनर्जी का एब्जॉर्ब, जितनी एनर्जी से वो नीचे आएगा उतनी एनर्जी का वो रिलीज करेगा। तो उस फोटोन की एनर्जी होगी एच न्यू। इस न्यू को लैम्डा में लिखो, एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। दिखा, देखो बहुत अच्छी बात आएगी, ध्यान से बने रहो। एच सी अपॉन लैम्डा लिख दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की ये वैल्यू आ गई। अभी ये क्वेश्चन बाद में करना। एटॉमिक स्पेक्ट्रा आप समझो बहुत ध्यान से, एक चीज मानते हो, यहाँ पे देखो एनर्जी देखो, कि जब ये एक फोटोन रिलीज होगा तो उसकी एक पर्टिकुलर अमाउंट की वेवलेंथ होगी। बोलो, सारी वेवलेंथ शो करेगा क्या? क्या हमें सारी वेवलेंथ शो होंगी या फिर डिस्क्रीट वेवलेंथ मिलेगी? अगर मैं इनका स्पेक्ट्रा देखना चाहूँ, क्या मुझे एक कॉन्टिन्यूअस वेवलेंथ देखने को मिलेगी कलर्स, या डिस्क्रीट चीजें मिलेंगी? बताओ भाई। वेवलेंथ का मतलब है, देखो क्या कहना चाह रही हूँ मैं, उसे एक बार ध्यान से सुनो। व्हाट आई एम सेइंग, मैं ये कह रही हूँ, देखो ध्यान से, ये लाइट है, ठीक है। ये देखो, ये लाइट आई, मैंने इसका स्पेक्ट्रा देखना है। ये अभी मैंने व्हाइट लाइट दी, ठीक है। ये स्पेक्ट्रम क्या होता है कि एक प्रिज्म में मैंने व्हाइट लाइट को डाला और मुझे एक स्पेक्ट्रम दिख गया। अब जो ये स्पेक्ट्रम बच्चों मुझे मिला है, विबग्योर से लेके रेड तक मिला है, यहाँ पर मुझे सारी की सारी वेवलेंथ देखने को मिलेंगी। बोलो हाँ या ना। मान लो इसकी 4000 है और इसकी 8000 है वेवलेंथ लैम्डा, तो मुझे इसके बीच का सारा दिखाई देगा ना। ये तो नहीं है कि जो रेड है वो रेड ही दिखाई देगा, या फिर रेड, यहाँ पर पिंक भी होगा, हॉट पिंक भी होगा, मेजेंटा भी होगा, है ना, वॉयलेट होगा और पर्पल भी होगा। तो मतलब यहाँ पर मुझे सारी वेवलेंथ, सारी कलर्स दिखाई देंगे, ना कि ये सिर्फ 7 कलर। बोलो गर्ल्स, समझती हो ना, इनसे इनसे मिलके भी बहुत सारे कलर्स बनते हैं ना। तो जो वेवलेंथ जो मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ वॉयलेट नहीं मिलेगा। वॉयलेट का जो मिलता जुलता भाई है ना, कौन सा वॉयलेट का? बताओ एक दो शेड। पर्पल हो गई, और वॉयलेट का और कलर बताओ। जैसे ब्लू का नेवी ब्लू, रॉयल ब्लू, ग्रीन का ऑयस्टर होता है हमारे पास, है ना, पैरेट ग्रीन होता है। तो मतलब मजेंटा, हाँ, मेजेंटा, तो मेजेंटा कलर हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ ये 7 कलर नहीं, इनसे मिलने जुलने वाले जितनी भी वेवलेंथ है उन सबका स्पेक्ट्रा दिखाई देगा। मतलब क्या कहना चाह रही हूँ, यहाँ पर हमें कंटिन्यूअस वेवलेंथ मिलेंगी।
यानी 4000 से लेके 8000 तक। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ये बीच बीच वाली मिलेंगी। तो ये कौन सी लाइट है? व्हाइट लाइट है। अब ध्यान से देखो, अब क्या हुआ, मैंने ये छोड़ो इतना मत। अब हमने अगर एटॉमिक गैस की वेपर्स को मैंने क्या किया बच्चों, समझो, हीट किया, ठीक है। अब उनसे रेडिएशंस निकली। अब मैंने उस रेडिएशंस को मैंने उस रेडिएशन की स्पेक्ट्रम को देखा, भाई मेरे पास वो रेडिएशंस निकली। अब मैंने उस रेडिएशन को प्रिज्म में डाला, वही रेडिएशन जो मैंने अभी एटॉमिक गैस को हीट कराया। अब हीट कराने के बाद जो रेडिएशन निकली मैंने उसको इसमें डाला, प्रिज्म में। प्रिज्म से जो स्पेक्ट्रम देखने को मिला वो कॉन्टिन्यूस ना होके मुझे देखो ऐसा मिल रहा है, डिस्क्रीट। ये इस तरीके से मिल रहा है, लाइन स्पेक्ट्रम देखने को मिल रहा है। ये लाइन स्पेक्ट्रम क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि एनर्जी क्या है, देखो hc/λ, यानी जो वेवलेंथ, जो फोटोन इमिट हो रहे हैं, या फोटोन, देखो ये इमिशन ही तो हो रहा है लाइट का। बताओ भाई, हीट मिली तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, हीट हो रहा होगा, एक्साइट हो रहा होगा, और फिर एक्साइट होके नीचे आ रहा होगा, और वही तो इमिशन है। व्हाट इज इमिशन? इमिशन क्या है मुझे बताओ। किसी चीज को आप हीट कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया, है ना। अब वो एक्साइटेड स्टेट से जब भी अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा तो एक पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी रिलीज करेगा, और वो पर्टिकुलर अमाउंट की एनर्जी किस पे डिपेंड है? लैम्डा पे। देखो किस पे डिपेंड है? लैम्डा पे। तो यानी सिर्फ वही वेवलेंथ, कुछ ही वेवलेंथ शो होंगी, यानी वही वेवलेंथ शो होंगी जितनी एनर्जी लेवल्स हमारे पास एग्जिस्ट हैं, है ना। जैसे हमने देखा था, अगर ये 13.6 है और ये मेरे पास कितना था 3, और ये मेरे पास 1.5, तो यानी इन दोनों का डिफरेंस जो होगा E = h/1 का, और इसकी वेवलेंथ अगर λ1 है तो वही वेवलेंथ का इमिशन दिखेगा, है ना। अगर 3 से मुझे यहाँ पर नीचे आना है और इसमें जो इमिट हुआ इलेक्ट्रॉन उसकी वेवलेंथ hc/λ2 है, तो मुझे पर्टिकुलर λ2 ही दिखेगा, और λ1 इनके बीच में आने वाली वेवलेंथ मिसिंग है। तो इसलिए हमें ये जो दिख रहा है कैसा दिख रहा है? स्पेक्ट्रम लाइन इमिशन दिख रहा है। बोलो समझ आया कि लाइन क्यों दिखेगा? बोलो। तुम गए, चले गए, सारे भाग गए, नो मैम। नो मैम। ना। तो ये पाया गया है, ये स्टडी थी, ये पहले से ही पता था जब हमने देखा हाइड्रोजन एटम की गैस को, हाइड्रोजन एटम जो हाइड्रोजन की गैस को जब हमने हीट किया, हीट करने के बाद उसका एक स्पेक्ट्रम हमने देखा कि कैसा स्पेक्ट्रम आता है। चलो देखते हैं। तो जो व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम मिला उससे बहुत डिफरेंस देखने को मिला। उसने हमें कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम की जगह ऐसा स्पेक्ट्रम शो कराया, लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये तो बहुत एकदम डिफरेंट थ्योरी थी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम की जगह लाइन स्पेक्ट्रम क्यों देखने को मिल रहा है। तो ये प्रूफ किया हमारे बोहर ने कि भाई ये तो इसलिए क्योंकि एनर्जी लेवल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे बीच वाले, और एनर्जी डिपेंड कर रही है हमारी, मतलब जो वेवलेंथ है वो एनर्जी पे डिपेंड कर रही है, और वो एनर्जी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो वेवलेंथ कहां से आएगी। तो दिस इज द मेन रीजन कि हमारा जो स्पेक्ट्रा है वो इस तरीके से शो करेगा। ये रहा, देखो व्हाइट लाइट सोर्स को हमने गैस में इस तरीके का ऑब्जर्वेशन आया, ये लाइन स्पेक्ट्रम वाला। एक चीज, अच्छा वो तो हमारा इमिशन था। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है ये, शायद, है ना। अब ये ऑब्जर्प्शन स्पेक्ट्रा देखो, व्हाइट लाइट को पास कराया गैस से, गैस ने कुछ लाइट ट्रांसमिट करी, अब यानी अब एनर्जी एब्जॉर्ब करी है हमारे इलेक्ट्रॉन्स ने। जब तो इमिट कर रहा था, एक्साइटेड से वापस आ रहा था, तो मतलब एनर्जी फोटोन को रिलीज कर रहा था, तो होता इमिशन। अब एब्जॉर्प्शन को जरा ध्यान से देखो, जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आया तो ये बात देखने को मिली कि जो हमें वेवलेंथ इमिशन में मिल रही थी ना, जो वेवलेंथ इमिशन में मिली, जैसे मैंने तुम्हें बताया λ1 मिला और λ2 मिला, कब? इमिशन स्पेक्ट्रा में, ठीक है। इमिशन स्पेक्ट्रा में λ1 और λ2 मिला। जब हमने इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखा व्हाइट लाइट को पास करा के, तो पाया गया कि इसमें वही वेवलेंथ मिसिंग है जो हमें इमिशन के दौरान मिली। मतलब अब यहाँ पर λ1 और λ2 नहीं मिले, ठीक है, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है भाई, यही वेवलेंथ, यही जो एनर्जी का डिफरेंस है
इलेक्ट्रॉन उसी एनर्जी को तो एब्जॉर्ब करेगा, बताओ, Yes, ma'am. इसी एनर्जी के Yes, डिफरेंस ma'am. वो एब्जॉर्ब करेगा। अगर एब्जॉर्ब हो गई तो वो स्पेक्ट्रा तो दिखेगा ही नहीं, वो तो मिसिंग हो गया। तो यही चीज थी और ये बहुत सॉलिड उन्होंने प्रूव करा और नोबेल प्राइज उन्हें मिल गया। तो ये हमारा स्पेक्ट्रम हो गया, इमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों। और शॉर्ट कमिंग्स क्या होंगी रदरफोर्ड की, बताओ जरा, क्या शॉर्ट कमिंग्स रही होंगी इनकी? कि ये नहीं बता पाए कि इन्होंने जो सारी थ्योरी दी ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ही क्यों वैलिड है, ठीक है। तो वही थी। उसके बाद अब देखो हमारे पास एक सीरीज आती है, स्पेक्ट्रल सीरीज जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। वो एक बार ध्यान से देखो, ये तो देखो स्पेक्ट्रल सीरीज का फॉर्मूला देख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये साइंटिस्ट थे बाल्मर, ये इन्होंने फॉर्मूला दिया जिसे हम बोलते हैं बाल्मर सीरीज। इन्होंने क्या बताया, देखो इन्होंने ये हमें फॉर्मूला दिया, ये वाला फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में इमिट होगा तो कौन सी वेवलेंथ मिलेगी। भाई जब तो हमारे पास एनर्जी का था कि जो एनर्जी एग्जिस्ट करेंगी वो हमें फॉर्मूला मिल गया बोहर से, -13.6 अपॉन n स्क्वायर, ये मिल गया। अब इन्होंने फॉर्मूला दे दिया कि जब आप इमिट मतलब जब भी आपका इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाएगा या दूसरे से 1 पे आएगा तो कौन से अमाउंट की वेवलेंथ निकलेगी, वो फॉर्मूला भी दे दिया। तो वो फॉर्मूला क्या है, देखो वो फॉर्मूला हमारे पास 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू r क्या है, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू r 1 अपॉन n फाइनल स्केयर माइनस 1 अपॉन n इनिशियल स्केयर, वेयर r क्या है, r हमारा कांस्टेंट है जिसको हम रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। तो ये वैल्यू है, ये याद रख लो। मतलब अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जैसे सपोज करो n की वैल्यू ये है और यहाँ से वो 2 पे जाना चाहता है तो कितने अमाउंट, कौन सी वेवलेंथ निकलेगी, तो कौन सी वेवलेंथ निकलेगी वो यहाँ फॉर्मूला है। तो ये है तुम्हारा फॉर्मूला नंबर वॉट एवर जो भी है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखो फॉर्मूला। तो n की वैल्यू 3 है, देखो 2 से अब आप 3 पे लेके जा रहे हो, अब n की वैल्यू 3 रखी तो 3 पर तुम्हें वेवलेंथ की वैल्यू ये मिली, ठीक है। अब ये तुम्हें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी इस तरीके से, n की वैल्यू 4 रखने पे ये वैल्यू मिली, n की वैल्यू इन्फिनिटी में रखने पे ये लैम्बडा की वैल्यू मिली। तो इन्होंने ये वेवलेंथ की वैल्यूज बताई हैं कि हमें कितनी कितनी वैल्यूज मिल सकती है, ठीक है। अब क्या है, एक बार स्पेक्ट्रा देख लो, यहाँ पे अगर बताया हुआ है तो मैं तुम्हें बता। मैम n की वैल्यू 2 रखने से, एक सेकंड रुक जाओ, मुझे एक चीज देखने दो, मैं तुम्हें बताती हूँ। यहाँ पे कुछ हुआ था, यहाँ पे नहीं, देखो स्पेक्ट्रल सीरीज यहाँ पे पढ़ लो, ये साइंटिस्ट की शक्ल लगानी है। देखो स्पेक्ट्रल सीरीज क्या है, एक चीज देखो यहाँ पे ध्यान से, ये n इक्वल्स टू 1, मैं ये डाल रही हूँ n इक्वल्स टू 2, ये हमारे पास मैं भी ना n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, ये n इक्वल्स टू 5, गैप का देख लेना, मैंने समझाने के लिए ऐसा बनाया। क्या है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी एनर्जी से फर्स्ट एनर्जी पे आ रहा है ना, कहीं से भी फर्स्ट पे आ रहा है, मान लो 5th से हमारे पास फर्स्ट पे आ रहा है और 4th से फर्स्ट पे आ रहा है और 3 से फर्स्ट पे आ रहा है या 2 से फर्स्ट पे आ रहा है, तो ये वाली जो बच्चों सीरीज जो हमें देखने को मिलेगी ना, इसे हम कौन सी सीरीज बोलते हैं, लेमन सीरीज। क्या, लेमन सीरीज। मतलब फाइनली तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कहाँ आना चाहिए, ग्राउंड स्टेट, कहीं से भी किसी भी हायर एनर्जी लेवल से अगर n इक्वल्स टू 1 पे आ रहा है, उस एनर्जी का नाम बोला गया है लेमन सीरीज। ध्यान रखें, अगर अगर
किसी भी हायर एनर्जी से अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन सेकंड पे आ रहा है, ठीक है, ये आया सेकंड पे, देखो 5 से 2 पे लाई, फिर 4 से 2 पे, फिर 3 से 2 पे, मतलब अगर फाइनल वो सेकंड पे आ रहा है तो ये जो सीरीज मिलेगी इसको बोला गया बाल्मर सीरीज। ये यहाँ पर मिस करना, मैं यहाँ पे देखिए, ये मिलेगी तुम्हें बाल्मर सीरीज, ठीक है। अब ऐसे ही क्या होगा, अगर 3 पे भी आएगा, भाई अब 3 भी है, अगर मान लो 5 से 3 पे आया, 4 से 3 पे आया, तब भी तुम्हें एक सीरीज मिलेगी। उस सीरीज का नाम क्या था, लेमन सीरीज और बाल्मर सीरीज, इसका शायद पास्कन सीरीज नाम, पास्कन सीरीज। तो ये है, तो यहाँ पर तुम्हें एक सीरीज मिलती है, यही है स्पेक्ट्रल सीरीज। तो याद रखो, लेमन में हमेशा नंबर 1 पे आएगा ग्राउंड स्टेट में, बाल्मर सीरीज में n = 2 पे आएगा, हाइयर तुम्हारा कोई भी हो सकता है। फाइनल क्या होना चाहिए, लेमन सीरीज में फाइनल 1, बाल्मर सीरीज में n फाइनल 2, और पास्कन में तुम्हारे में n फाइनल कितना होना चाहिए, 3। तो ये तुम्हारे स्पेक्ट्रल सीरीज है, ठीक है। तो ये यहाँ पे यही दिखाया, और बाल्मर का बताया हुआ है इन्होंने। बाल्मर में देखो n की वैल्यू इन्होंने 2 रखी हुई है यहाँ पे, ये देखो n इनिशियल, मैंने यहाँ पे ये इनिशियल लिखा है ना ni, तो कहाँ गया, सॉरी फाइनल, फाइनल क्या होनी चाहिए, वैल्यू 2 होनी चाहिए, क्योंकि फाइनल बाल्मर देखो कहाँ पे आ रहा है हमारा, यहाँ पे बनाया है हमने, ये रहा बाल्मर सीरीज पे n फाइनल हमारा 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे वही दिखाया है बाल्मर सीरीज का, फाइनल 2। इनिशियली n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5, 4, 3, 2, अच्छा 2 तो हो ही नहीं सकती, 2 पे तो खुद ही है। तो n = 3 पे देखो वेवलेंथ की वैल्यू ये आई, ठीक है, ये तुम्हारा वेवलेंथ आया। वी ऑब्टेन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, n = 3 पे हमने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिली, जिसको बोला गया h अल्फा, ठीक है। यानी अभी हमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ मिल रही है जब 3 से 2 पे आया है, देखो 1, 2, 3, 4 और 5, जितना तुम मान लो अगर कोई इलेक्ट्रॉन 5 से 2 पे आ रहा है, उसके पास जो वेवलेंथ होगी ना वो उतनी ही स्मॉलेस्ट होती चली जाएगी। मतलब जितना अगर तुम ऊपर जाते जाओगे, एक बार बताओ, उतना ही वेवलेंथ क्या होता चला जाएगा उसका, स्मॉल। बाय रीजन हो, रीजन दो, वेवलेंथ अगर जैसे 3 से 2 पे आया तो इसके पास सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, क्यों है, रीजन पता है तुम्हें, बट जितना ऊपर से जितना देखो 3 और 2 के बीच में एनर्जी का डिस्टेंस बताओ, कम है ना 3 और 2 के बीच में, एज कम्पेयर टू 2, 5। देखो एनर्जी का, देखो एनर्जी एक तो देखो मैं कंपेयर कर रही हूँ 2 और 5, ठीक है, 5 से 2 आ रहा है, एक बच्चों 3 से 2 आ रहा है, तो किस में ज्यादा एनर्जी का गैप होगा, एनर्जी का गैप बताओ, 2 से 5 भाई जो 5 से 2 पे आएगा उसमें ज्यादा एनर्जी का गैप होगा ना, तो जितनी ज्यादा एनर्जी मतलब उस पार्टिकल का h न्यू बहुत ज्यादा होगा, राइट, उस पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम, है ना, वेवलेंथ कम नहीं हो जाएगी। तो इसीलिए तो मतलब अगर जितने ऊपर से पार्टिकल नीचे आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा और वेवलेंथ कम हो, ठीक है। तो जितनी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है उसको बोला जाएगा अल्फा, जैसे ये h अल्फा हो गया, फिर बीच वाली हो गई गामा, और जो बहुत दूर चली गई उनको क्या बोलेंगे, h इंफिनिटी, ये डेल्टा। ये तो बस टर्म्स है, बस तुम ये समझ लो, अगर सवाल थ्योरेटिकली आ जाता है कि वेवलेंथ कैसे डिपेंड करेंगी तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब देखो आगे देखो, n की वैल्यू 4 ली तो वेवलेंथ देखो कितनी आई, कम आई, पहले कितनी थी 656, अब कितनी आई है 486, कम हो गई, देखो कम हो गई। 5 में देखना, अगर n की वैल्यू 5 लेती हूँ, यहाँ पर n की वैल्यू इंफिनिटी ले ली, देखो यहाँ पर इनफाइनाइट कर दी वैल्यू, तो तुम्हें अब वेवलेंथ कितनी मिलेगी, देखो इतनी 364, यानी बहुत छोटी हो गई, वेरी स्मॉल। वो 646 थी, ये 364 है, यानी घट गई, तो वेवलेंथ कम होती चली जाएंगी, और जो वेवलेंथ इंफिनिटी पे है उसको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोलेंगे फॉर बाल्मर सीरीज, व्हिच इज h इनफाइनाइट। बोलो कोई रीजन कुछ भी बचा हो तो मैं तुम्हें आगे बताऊं, अदरवाइज ये चैप्टर इतना ही, ये फॉर्मूला याद रखो बस, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है।
एन इनिशियल रख लोगे, एन इनिशियल सॉरी एन फाइनल रख लोगे ना। लेमन के लिए 1, बालमर के लिए 2, एन फाइनल, पास्कन के लिए 3। बस एन फाइनल की वैल्यू रखनी है। इनिशियली तो तुम्हें बता देंगे कहाँ था, इनिशियल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो यही है लेमन के लिए। देखो ये आ गया, पहला पार्टिकल पहले से आएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये चीज देखो, ये हाँ, लेमन सीरीज जो है, यहाँ से इमिटेड जो वेवलेंथ है वो तुम्हें कौन सी रीजन में मिलेंगी, अल्ट्रावायलेट रीजन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करेंगी। बाकी पास्कन, ब्रैकेट, पी फंड ये किस में लाई करेंगी बच्चों, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रीजन। तो देखो बीच में यहाँ पे बालमर आता, बालमर के लिए हमारे पास फाइनली तुम्हारा एटम 2 इलेक्ट्रॉन 2 में जाएगा, पास्कन में एन फाइनल 3 में जाएगा, ब्रैकेट में एन फाइनल 4, पी फंड में एन फाइनल 5 है। ये रहा, पास्कन में 3 हो गया, ब्रैकेट में 4, पी फंड में 5। आई थिंक क्लियर है। बस पी फंड तक याद रख लो, उससे ज्यादा याद नहीं रखना। तो तुम्हारा Yes, चैप्टर ma'am. कंप्लीट होता है। आज बस न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, अगली क्लास में न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। और एक बार रिवाइज कर लेना, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। Yes, ma'am. ओके मैम। कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। नो मैम। वेरी गुड, उतना बोला है मैंने, तुम लोग तो बोलते ही। ठीक है फिर, वेरी गुड। नोट्स में भेज दूंगी, उन्हें चेक कर लेना। हैप्पी दशहरा मैम। क्या कह रहे हो हर्ष? हैप्पी दशहरा। हैप्पी दिवाली।